नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर, जिस तरह से तबेले में तब्दील हो चुका है इस समय उप स्वास्थ्य केंद्र। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गांव के लोगों को इंतजार है अभी तक कि आखिर कब यहां पर डॉक्टर बैठेंगे, कब इनका इलाज होगा। लेकिन यहां पर गायें बैठती हैं, यहां पर पशुओं को बिठाया जाता है, उन्हें चारा खिलाया जाता है। कई बार उन्होंने एप्लीकेशन दिया लेकिन फिर भी इनकी परेशानियों की तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, जिस तरह से यास एक ऐसा चक्रवात बनकर आ रहा है, तूफान जो अब कहर बरपाने। अभी आपने ताउते का असर तो देखा ही था पूरे देश पर, लेकिन अब बिहार के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। आज से कई जिलों में बारिश, आंधी और तूफान की तस्वीरें भी आप देखेंगे। इसलिए यास तूफान को लेकर भी अलर्ट अब जारी किया गया। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस खाकी की जो खाकी दिन भर हमारी और आपकी सेवा में लगा रहता है। वो पुलिसकर्मी जो इस समय ये कह रहे हैं कि आखिर हमारा वेतन कब मिलेगा, लेकिन 300 पुलिसकर्मी ऐसे जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने अपने कामों का बहिष्कार कर दिया क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिला। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। मुजफ्फरपुर का स्वास्थ्य केंद्र तबेले में हुआ तब्दील। मरीजों के इलाज की जगह पशुओं की हो रही है देखभाल। इलाज के लिए दर दर भटके मरीज। बिहार में आंधी बारिश के साथ दिखने लगा यास तूफान का असर। राजधानी पटना सहित भागलपुर और मधुबनी में दिखा असर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। दुमका में 300 पुलिसकर्मियों ने किया कार्य से बहिष्कार। वेतन न मिलने की वजह से कर रहे बहिष्कार। थाने के सामने किया प्रदर्शन। झारखंड में मिनी लॉकडाउन ने तोड़ी किसानों की कमर। पाबंदियों के चलते मंडी नहीं जा पा रहे किसान। अन्नदाताओं को हो रहा आर्थिक नुकसान। लेकिन वीआईपी न्यूज ने आपको पहले भी इस तरह की कई तस्वीर दिखाई है, जिसका हमने जिक्र किया शुरुआत में। कई ऐसे गांव हैं जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन वो तबेले में तब्दील है, या तो फिर वहां पर कोई आता जाता नहीं है, या तो फिर वो खंडहर बन चुका है। आज के दिन फिर से आप मुजफ्फरपुर जिले की तस्वीर देखेंगे। प्रखंड के महेश्वरा पंचायत में सालों पहले बना प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अब गाय भैंस का तबेला बन गया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पशुओं की देखभाल अब की जाती है। ऐसे में पीएसए सिर्फ हाथी का दांती साबित हो रहा है। गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हुए भी स्थानीय लोगों को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। लाख शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की नजरें इस तरफ नहीं जाती। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सुविधा के नाम पर पानी की तरह तो पैसा बहा रही है, लेकिन विभागीय खामियां आप देखिए किस तरह से चरमराई है व्यवस्था। इसकी बानगी है ये औराई प्रखंड के महेश्वरा पंचायत में बनाए उप स्वास्थ्य केंद्र। 20 साल पहले ये बना, लेकिन आज के दिन ये गौशाला में तब्दील। कैसे हम निपटेंगे कोरोना से, आने वाले हालातों से मरीजों को कैसे हम बचाएंगे, सोचिए आप। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा, और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है। ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है, तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, वो ओपला रखा हुआ है जिसको गोबर का गाँव में चिपरी बोलते हैं। बेड है, कुटकट्टा जिससे चारा मवेशी का काटा जाता है वो रखा हुआ है। मतलब पूरा कंप्लीटली अतिक्रमण किया हुआ है। ना खिड़की है, ना जंगला है, ना पेंट है, ना पोचारा है। और इस तरीके से औराई के दर्जनों अस्पतालों का यही हाल है। तो चलिए संवाददाता संजीव कुमार फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, क्या हाल है फिलहाल इस उप स्वास्थ्य केंद्र का? प्रशासन को कई बार चिट्ठी तो लिखी गांव के लोगों ने, लेकिन क्या इसके बावजूद कोई ये देखने नहीं आया कि आखिर यहां की हालत कैसी हो चली है? संजीव।
देखिए, जिस तरीका से मुजफ्फरपुर में तबेला में तब्दील है, ऐसे कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। जो मुजफ्फरपुर में लगभग 350 प्राथमिक और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ जो है मुजफ्फरपुर के औराई में हो या फिर मीनापुर में, दोनों जगह वही हाल है। मीनापुर में भी बकरी का खटाल बना हुआ है, औराई में गाय का खटाल बना हुआ है, वहां चिपड़ी भी ठोका गया है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जो है 50 किलोमीटर दूर का सफर तय करके और मुजफ्फरपुर शहर में आकर इलाज कराते हैं। कोरोना काल में सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र जो है तबेला में तब्दील है। वहीं सरकारी तंत्र जो है प्राइवेट अस्पताल को लेकर उसको कोविड केयर बना दिया जाता है और उसमें इलाज किया जाता है, जबकि सरकारी अस्पताल में सारा सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में जंगल उपजा हुआ है तो कहीं गाय का तबेला खुला हुआ है। हालांकि इस मामले में एसडीएम पूर्वी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आपसे जानकारी मिली है, जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और इसमें एएनएम की बहाली की जाएगी। लेकिन यह कई वर्षों से चल रहा है। पिछले कोविड काल में भी इसी तरीका का समस्या उत्पन्न हुआ था और तब उसके बावजूद भी जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग के महकमा कोई एक्टिव नहीं हुआ। और ये जो है कि गाय का खटाल हो या जंगल उपजा हुआ हो उसी तरीका से पड़ा हुआ है। हर साल कोविड क्या आता है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं कराया जाता है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हम लोग जिला प्रशासन से गुहार भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल नहीं किया गया, न ही व्यवस्था की गई, न डॉक्टर की। अब स्थिति यह है। लेकिन संजीव, क्या जब अस्पताल में यहाँ के लोग जब जाते हैं गांव के, तो उन्हें आसानी से एम्बुलेंस मिल जाता है, साधन उपलब्ध है उसके लिए, या फिर वो भी पूरी तरह से नदारा दी है? देखिए, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। एक दो एम्बुलेंस है, वो भी जर्जर स्थिति में है और लोगों को अपना सवारी, निजी सवारी भाड़े करके और फिर शहर के अस्पताल में आना पड़ता है। कोविड मरीज को लेकर आने के लिए भी लोग अपने निजी वाहन से लेकर मुजफ्फरपुर आते हैं, लेकिन यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं कराया जाता है। वहीं वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराया हुआ है। वहां भी डॉक्टर कभी रहते हैं, कभी नहीं रह पाते हैं। तो संजीव, क्या अभी तक कोई भी यहाँ पर ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर कब तक इसका निर्माण हो सकेगा पूर्ण तरीके से? कब तक यहाँ पर डॉक्टर पहुंचेंगे? कब तक लोगों को इलाज मिलेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक नेता से बात की थी संजीव, उनका ये कहना था कि हमने निकाली भर्तियां, हमने बहाली करने का सोचा, लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिले, इसीलिए कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो खाली ही पड़े हैं और जो इस समय जर्जर हो चुके हैं। संजीव, देखिए, जिस तरीका से जर्जर मुजफ्फरपुर में कई स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हैं, लोग वहां का आकर स्थानीय सिविल सर्जन है चाहे जिला पदाधिकारी हो, उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और यह एक साल की बात नहीं है, कई साल से है, कई वर्षों से ये अस्पताल बंद पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाती है और ना ही वहां एएनएम या डॉक्टर की बहाली करती है, जिससे स्थानीय ग्रामीण वहां पर इलाज करा सके। अभी देखा जाए तो शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का प्रकोप ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वहां भी पॉजिटिव मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, मौतें भी अधिक हो रही हैं। उसके बावजूद भी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल वहां नहीं किया गया और लोगों को कहा जाता है कि शहर के जो कोविड अस्पताल है उसमें आकर भर्ती हो। वहां कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, कोई अस्पताल ही नहीं है ताकि वहां के स्थानीय मरीज इलाज करा सके। लास्ट में थक हार कर लोग शहर की ओर रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर लोग आकर भर्ती होते हैं, लेकिन वहां भी स्थिति ऐसी दयनीय है कि वहां पर बेड नहीं मिल पाता है, किसी ऑक्सीजन किसी मरीज को नहीं मिल पाता है, भाड़े का ऑक्सीजन लाकर लोग अपना यूज करना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया संजीव पूरी जानकारी के लिए। तो संजीव ने बताया कि आखिर वहां के हालात कैसे हैं, कितनी परेशानियां होती हैं गांव के लोगों को और लोग कैसे दर दर भटकते हैं। वहां के रहने वाले तो काफी गुस्से में, आक्रोशित हैं कि अगर कोई नेता अगर उनके सामने आ जाए तो फिर जवाब भी देंगे अपने वोट का कि आखिर बताइए आपने क्या हमें परिणाम दिया। यह आलम मुजफ्फरपुर का ये स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोगों का इलाज होना था, लेकिन अब यहां पर देखिए कपड़े टांगे हैं, गायों को चारा खिलाया जाता है, गौशाला में तब्दील ये पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो चलिए, यास का असर अब दिखने लगा, इसीलिए वीआईपी न्यूज आज के दिन आपको सचेत और सावधान करने के लिए इस खबर को दिखा रहा है।
कोरोना काल ने वैसे भी जिंदगी देखिए प्रभावित तो की ही रखी है, लॉकडाउन का भी दौर है, लेकिन कुदरत का भी कहर आम जनता पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुदरती कहर की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ताउते का असर जिस तरह से था, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन ये भी तूफान अब बंगाल की खाड़ी में से टकराते हुए ये कोलकाता बंगाल में तो अलर्ट जारी किया गया, उड़ीसा में भी, लेकिन बिहार में भी अब ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अलर्ट अप रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया और 25 और 26 मई के लिए येलो अलर्ट और 27 और 28 के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग केंद्र ने चेतावनी दी है बिहार के उन सभी लोगों से जो इस दिन घरों से बाहर कम निकलें, अगर बाहर भी हैं तो तुरंत बिजली की आवाज, तेज आंधी जब चले तो फिर सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बिहार में भी आज का असर लगातार मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं उन तमाम चीजों को कि आखिर कैसे यास का कहर बरपेगा, कैसे लोगों को सचेत रहना है, कैसे लोगों को खुद की सुरक्षा भी करनी है। लेकिन लाइव अपडेट आपको बता रहा हूं, बंगाल उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश भी अब जारी है। तो कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरह से यास चक्रवात का कहर भी अब कहा जा रहा है, कई राज्यों में तो बारिश भी अब शुरू हो गई, चाहे बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, और अब बिहार में भी और यूपी के कई जिलों में भी दस्तक अब देने वाला है और इसीलिए अलर्ट अब जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिक लगातार सचेत अब कर रहे हैं। गौतम, बिल्कुल सागर, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा के साथ साथ बंगाल के जो इलाके हैं वहाँ का ये असर होगा और जो चक्रवाती तूफान है, यस, ये बिल्कुल एक तरीके से एक चक्रवाती तूफान है और इसका असर दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात सागर कि इसका असर सुबह से ही दिख रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से मौसम में इस वक्त तक कड़ी धूप होती थी, हवाएं नहीं चलती थी, लेकिन ना तो धूप है ना ही और रफ्तार हवाओं की बहुत तेज़ है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो पूर्वी बिहार है और जो दक्षिण बिहार है वहाँ पर ख़ास तौर पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट, हालांकि ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बिहार में आते आते तक यह कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन मूसलाधार बारिश, वज्रपात यानी कि ठनका गिरने की संभावना बरकरार रहेगी। ऐसे में लॉकडाउन का समय है, लोग अपने घरों में रहें, खेतों में न जाएं खास तौर पे, और सड़क पे बिल्कुल ना निकले, क्योंकि वज्रपात का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है और नुकसान हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट रहना होगा। तैयारी आज से शुरू कर दी गई है 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी आने वाले 5 दिनों तक ये रहेगी और आज से ही इसका असर मौसम को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान का ये असर ही है कि राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग 20 से ज़्यादा जिले प्रभावित हैं। दूसरी बात, जो तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री की कमी आई है। जो तापमान 44 डिग्री के आसपास होता था वहाँ पर 35-36 डिग्री के होने से मौसम बहुत खुशनुमा है, लेकिन जो गर्मी है उससे बहुत राहत मिली है लोगों को और ये अच्छी बात है। लोगों को ऐसा लग रहा है मानो वो शिमला, कुल्लू मनाली और गैंगटॉक के जैसे कुछ प्रमुख शहरों में रह रहे हैं, लेकिन ये 5 दिनों तक कहर बरपा सकता है मौसम विभाग की माने तो। और ख़ास करके जो पूर्वी बिहार है, दक्षिण बिहार है, और ये असर ज़्यादा रहेगा। तो 25 तारीख से 30 तारीख तक के बीच का ये पीरियड बताया गया है। ये 5 दिनों में एक बड़ी तबाही की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जो बॉर्डर हैं वो जो टच करते हैं और बंगाल का सीधा कनेक्शन होता है भागलपुर, बांका, मुंगेर, कोसी का क्षेत्र है, सीमांचल ले लीजिए, तो उन इलाकों में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चूंकि पटना, लेकिन गौतम, जो तस्वीर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त बिहार में हल्की हवाएं चल रही हैं, धूप भी दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त, तो क्या ये हम माने कि ये तूफान आने के पहले की ये खामोशी है बिहार में? क्योंकि केंद्र की तरफ से जो मीटिंग की गई है हाई लेवल यास चक्रवात को लेकर, उसमें भी ये कहा गया है कि बिहार के लिए अलर्ट है। रांची के तो कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई गौतम,
और तो और झारखंड को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से यास चक्रवात का असर ओडिशा और बंगाल में दिखाई दे रहा है। गौतम, बिल्कुल आपने ठीक कहा सागर कि झारखंड को रेड अलर्ट किया गया है, बिहार को येलो अलर्ट किया गया है। इसलिए क्योंकि पहली सीमा झारखंड की टच होती है उड़ीसा या उड़ीसा की कई जिलों को लेकर के, देखिए बंगाल के कई जिलों को लेकर के, लेकिन बिहार उसके बाद आता है। यानी कि खतरा सबसे ज़्यादा झारखंड को है। और उसके बाद भी अगर रफ्तार हवा की या चक्रवाती तूफान ने कहर बढ़ पाया तो उसका असर बिहार में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी सिर्फ महज शुरुआत है और शुरुआत के दौर की ये बदलाव, ये चेंजिंग, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 5 दिनों के अंदर जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं तेज़ होगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं उसके पेड़ पौधों से अंदाज़ा लगाइए और लगेगा आपको कि हवाएं चल रही है, मौसम में चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। और इसके अलावा जो तापमान है वो एकदम कम है और जिसकी वजह से एकदम गर्मी नहीं हो रही है, उमस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शुरुआत के कुछ लक्षण हैं जो लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ दिनों में जो भयावह स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये एक ऐसे जो हैं, हालांकि बिहार का और झारखंड का जो बॉर्डर है वो समुद्र तट से नहीं टच करता है, लेकिन जो भी एक्टिविटी या जो भी चक्रवात का जो असर है वो अगर बॉर्डर इलाके में होता है, चूँकि समुद्र का जो तटीय इलाका है बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी समुद्र तटीय रेखा है, तो उन इलाकों का असर बिहार के अंदर आएगा और रफ्तार तकरीबन 150 यानी 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर लगातार 5 दिनों तक बारिश होती है तो आपको पता है कि बिहार के अंदर बारिश होने से कितना कुछ बदल जाता है। बिहार राजधानी पटना पानी पानी हो जाएगी, तो आम जनजीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ेगा। और ये नाम इतना छोटा यस है, लेकिन ये जो काम कर रहा है बहुत तूफानी काम करेगा। और तूफान का ये असर, चक्रवाती तूफान का ये असर पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ अपना असर दिखाएगा, जो ज़्यादा गंभीर और लेकिन गौतम, राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, केंद्र की तरफ से क्या तैयारी की गई है अगर वाकई में बिहार में ये तूफान अगर कहर बरपाता है तो? गौतम, देखिए बिहार के अंदर जो भी आपदा विभाग की जो टीम थी, जो सेंट्रल से भी कनेक्ट होती है, जैसे बिहटा में जो सैकड़ों जो जवान हैं एनडीआरएफ की टीम के, वो कल बिहटा से हवाई जहाज़ के जरिए विशेष विमान से उनको बंगाल, उड़ीसा के जगहों पर भेजा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की कई बटालियन को बॉर्डर इलाकों पे भेजा गया, जहां पर एक बड़ी तबाही से निपटा जा सके। हालांकि ये भी अनुमान मौसम विभाग ने पहले लगा दिए थे, इसलिए सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि उन तमाम बॉर्डर इलाकों पर जहाँ से समुद्र के तटीय रेखाओं पर या समुद्र के से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर मछली मारने वालों को सख्त हिदायत दी गई है, वो न जाए। इसके अलावा 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। यानी कि कोलकाता, हावड़ा से लेकर के उड़ीसा तक, उड़ीसा के तमाम जो इलाके हैं जो समुद्री तट से टच करते हैं, वहाँ के तमाम 10 किलोमीटर के रेडियस तक सभी लोगों को वहाँ से खाली करा लिया गया। इसके बाद भी इसका असर रहेगा, यानी कि इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए 10 किलोमीटर तक, क्योंकि 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा रेडियस होता है, एक लंबी परिधि है। इसको खाली करा लेने से बाद में उसको बचाया जा सकता है, लेकिन यदि अगर लोग खाली नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और शुक्र है वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस चक्रवाती तूफान को पहले ही भांप लिया है। और जिस तरीके से हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, ये कहा जा सकता है कि असर बिहार में, झारखंड में देखने को मिल रहा है। और हालांकि सरकार की तरफ से जो आपका सवाल है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल
अभी तक कागजी तौर पे देखने को मिल रही है। आपदा से निपटने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो कई जगहों पर लगाए गए हैं, बॉर्डर इलाकों में भी लगाए गए हैं, ताकि इसका असर अगर कहीं कुछ मान लीजिए ऐसी विपत्ति आती है या कोई बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिससे हालांकि सड़कों पर बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं होगी, लॉकडाउन का समय है, लेकिन यदि बारिश तेज होती है और कई घर अगर उस बारिश की चपेट में आते हैं तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है, वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ठनका गिरने ये सब आपदा की घड़ी है, और इस आपदा की घड़ी में सरकार ने कागजी तौर पे मुकम्मल व्यवस्थाएं की है, लेकिन जूझना पड़ेगा इससे, हर किसी को जूझना पड़ेगा। इसलिए तैयारी रखनी होगी, व्यवस्थाएं करनी होगी। हो सकता है कि 5 दिनों के अंदर इतनी तेज हवाएं हो या इस तरीके की व्यवस्थाएं हो कि बिजली भी ना रहे, ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए पानी वानी की व्यवस्था कर लें, क्योंकि हालांकि बारिश ये बताया गया है कि हैवी रेन हो सकती है, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल गौतम, राज्य सरकार तो अलर्ट है ही है, मौसम वैज्ञानिक भी लगातार सचेत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी उतना ही सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि यह चक्रवात तूफान बनकर आ रहा है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो आंधी बारिश के साथ ही तूफान का असर भी बंगाल में, तो उड़ीसा में तो शुरुआत भी हो चुकी है। भारी बारिश तूफान वहां पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बिहार तक पहुंचने में, इसलिए सचेत आप रहिए। लेकिन अब खाकी भी वेतन से वंचित है। दुमका में लगभग 300 पुलिसकर्मी ने अपने कामों का बहिष्कार कर दिया। जरमुंडी थाना में विरोध किया, प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों के विरोध की वजह भी मार्च महीने का वेतन नहीं मिलना है। इन कर्मचारियों के वेतन दिए जाने की मांग के साथ ही साथ इन्होंने परिसर में प्रदर्शन किया और ये गुहार लगाई कि हमारा वेतन दिया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो कैसे हम भरण पोषण हम करेंगे अपने परिवार का। संवाददाता सुतिब्रो फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। सुतिब्रो, क्या कुछ अपडेट, क्या इनकी मांगों को सुना गया जो इनका वेतन नहीं मिल रहा था, और आखिर इनका प्रदर्शन क्यों, कितने दिनों से इन्हें वेतन नहीं मिला? सुतिब्रो। जी बिल्कुल, इन लोगों को 3 महीना से वेतन नहीं मिला है। दुमका जिला अंतर्गत आपका तकरीबन 300 पुलिस कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के कारण इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध के माध्यम से झारखंड ग्रामीण पुलिस संघ द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस बार आकृष्ट कराने की कोशिश की गई और पुलिस कर्मियों की रुकी वेतन को भी देने की मांग की गई है। साथ ही इन लोगों को यह कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण महाजनों से इन लोगों को ऋण उधार लेना पड़ रहा है, और इस कोरोना महामारी के वक्त अगर पैसा नहीं मिलेगा, इन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, तो भुखमरी की तादाद में ये लोग आ जाएंगे। जी लेकिन सुतिब्रो, क्या लग रहा है मौजूदा हालात को देखते हुए, इनकी परेशानियों को देखते हुए समझेगी राज्य सरकार, जल्द से जल्द क्या संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे मामले पर? जी अभी तक तो राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है, और ना कि उनके तरफ से किसी प्रकार की आश्वासन दी गई है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर राज्य सरकार एक तो चिकित्सक लोग को उन लोग को एक साथ 2 महीना का वेतन दे रहे हैं, वहीं कोरोना के समय पे अगर वेतन नहीं मिलता है तो काफी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। जी लेकिन सुतिब्रो, क्या ये 300 पुलिसकर्मी हैं या फिर अन्य लोग भी हैं? कुछ और वजह भी हो सकती है इनका वेतन फंसने की? जी और भी वजह हो सकती है, मगर अभी जरमुंडी मतलब ग्रामीण पुलिस जितने भी उन लोगों को लगभग सिर्फ दुमका जिला अंतर्गत जितना भी है, दुमका या जरमुंडी ले लीजिए, दुमका ले जामा ले लीजिए, ये सभी तरह के पुलिस कर्मियों कुछ ऐसे पुलिसकर्मी है जिनका वेतन रुक गया है। जी लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के रुकने की वजह क्या अभी सामने आई है? हो सकता है कि अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई हो, सर्वर इशू हो, ये भी वजह हो सकती हैं क्या? कुछ अभी तक उधर से बातें नहीं निकल कर आई प्रशासन की तरफ से? जी उधर से उन लोगों का कहना है कि लगभग मार्च महीना तक उन लोगों को वेतन ठीक ही मिला था। मार्च महीना के बाद से उन लोगों का वेतन अचानक से ही रुक गया है। उन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, अकाउंट जाके चेक भी किया गया, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का समस्या नहीं बोला गया है। चलिए, शुक्रिया सुतिब्रो पूरी जानकारी के लिए। तो वेतन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन का ये दौर।
तो चलिए आखिरी में अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो फिलहाल सुर्खियों में हैं। सबसे पहली खबर आज के दिन हमने आपको दिखाई कि उप स्वास्थ्य केंद्र कई ऐसे हैं बिहार में जो तबेले में तब्दील हो चुके हैं, कबाड़खाने में तब्दील हो चुके हैं और वहां पर कूड़े के ढेर हैं, तो कहीं पर वहां पर गौशाला बनाया जा चुका है। लेकिन प्रशासन का, सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। बेशक केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए बहाए जा रहे हो स्वास्थ्य को लेकर। दूसरी तस्वीर आज के दिन की हमने जिक्र किया याश चक्रवात को लेकर। याश चक्रवात जो फिलहाल लाइव अपडेट में आपको बता रहा हूं, बंगाल में, कोलकाता में बारिश फिलहाल अब शुरू हो गई है, ओडिशा में, और इसीलिए बिहार में, यूपी के भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया याश चक्रवात तूफान को लेकर। इसीलिए आप भी सतर्क रहिए, सचेत रहिए। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अभी भी वेतन से वंचित हैं। इनके वंचित होने की वजह क्या है? क्या कोई टेक्निकल इशू भी हो सकती है? लेकिन अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।